हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे नाइट्रोअरीन्स की। फिर इसमें आपकी केमिकल रिएक्शंस आती है नाइट्रो ग्रुप की। फिर आपकी कुछ और भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आते हैं और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। तो वो सब चीज़ इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं। और ये आपका एक फाइनल पार्ट होने वाला है एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स का। इसके बाद आपका नाइट्रो एल्कीन्स आएगा इस पे। फिर आपका यहाँ पर आता है अमीन्स, जो आपका इंपॉर्टेंट यूनिट है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में। ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो पहला आपका यहाँ पर आता है वो है डायरेक्ट नाइट्रेशन से। तो डायरेक्ट नाइट्रेशन से भी आपके यहाँ पर नाइट्रोअरीन्स मिल जाते हैं। ये एआर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है आपका एराइल ग्रुप है, तो कोई आपका बेंजीन रिंग भी हो सकता है, बेंजीन रिंग के आपके डेरिवेटिव्स भी यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है। तो इसकी रिएक्शन जब आप कराओगे HNO3 के साथ प्लस H2SO4 नाइट्रेशन आपका होगा, हीट हम देंगे तो आपको यहाँ पर नाइट्रोअरीन्स मिलते हैं ArNO2। एआर आपका कोई भी एराइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर अनरिएक्टिव कंपाउंड्स की बात करें, जैसे आपका यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन हो गया या बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया, तो ये आपके अनरिएक्टिव कंपाउंड्स है। अनरिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इसमें आपका जो NO2 ग्रुप है और जो आपका सल्फोनिक ग्रुप है, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो कर रहा है। ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट यहाँ पर कर देगा। ठीक है। इसमें आपकी इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप और जो आपका सल्फोनिक ग्रुप है ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ये आपका खींचेगा बेंजीन रिंग से, जिससे बेंजीन रिंग आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो आपका एक अनरिएक्टिव कंपाउंड्स है दोनों। तो ऐसे केस के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे केस के लिए यहाँ पर हम एलिवेटेड टेम्परेचर यूज़ करेंगे। जब इनका आपका नाइट्रेशन होगा कॉन्ग HNO3 और कॉन्ग H2SO4 जब हम यूज़ करेंगे तो इसको हम एलिवेटेड टेम्परेचर पे यूज़ करेंगे। ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर हम लेंगे, क्योंकि ये आपके कंपाउंड्स अनरिएक्टिव है। तो इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर मैं रिएक्टिव कंपाउंड्स की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल फिनॉल, ये आपका एक रिएक्टिव कंपाउंड है। तो ऐसे केस के लिए यहाँ पर हम डाइल्यूट HNO3 से आपका चल जाता है लोअर टेम्परेचर पे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग का जो हम नाइट्रेशन कर रहे हैं HNO3 प्लस H2SO4, ये आपका नाइट्रेशन 60 डिग्री सेल्सियस में हो जा रहा है और आपको यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन मिल रहा है। ठीक है। इसके बाद जो इसका नाइट्रेशन होगा वो आपके ज़्यादा टेम्परेचर में होगा, क्योंकि ये आपके जो नाइट्रोबेंजीन है ये आपका अनरिएक्टिव कंपाउंड में आता है। तो नाइट्रोबेंजीन अनरिएक्टिव होने के कारण इसका जो एलिवेटेड टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा, 90 डिग्री सेल्सियस में आपका नाइट्रेशन होगा। तो इसमें आपको मिलेगा मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, और मेटा पोजीशन पे ही अटैक होगा, क्योंकि हमें पता है कि आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, जिसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने पिछले वीडियो पे देखा था। तो वो वाला पार्ट आप देख लेना। तो इसमें आपका एलिवेटेड टेम्परेचर यूज होगा 90 डिग्री सेल्सियस, और मेटा पोजीशन पे आपका अटैक होने वाला है NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का। तो इसमें आपको मिलेगा मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। इसके बाद क्या होगा आपका, इसके बाद अगर हमें बनाना है 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन, तो 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन करने के लिए हमें यहाँ पर लार्ज एक्सेस में फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड प्लस फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर लेना पड़ेगा। इसको हम हीट कराएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन। तो इसके लिए हमें और एक्सेस में यहाँ पर HNO3 और H2SO4 से इसकी रिएक्शन में करानी पड़ेगी मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन का। फ्यूमिंग H2S4 आपने देखा है, आपका जो ओलियम जो आपने क्लास 12 में पी ब्लॉक में पढ़ा था, ओलियम H2S2O7, वो होता है आपका फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो वही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें आपका पहले से ही SO3 प्रेजेंट होता है। सल्फर ट्राईऑक्साइड जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है, जब आपने बेंजीन सल्फोनिक, जो आपके यहाँ पे बेंजीन का सल्फोनेशन आपने देखा था, तो उसमें जो आपका इलेक्ट्रोफाइल था SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड, तो उसमें हम क्या क्या कर रहे थे, उसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले रहे थे। तो उसके बाद आपका यहाँ पर उसमें इलेक्ट्रोफाइल हम निकाल रहे थे SO3। लेकिन फ्यूमिंग H2SO4 में क्या होता है, इसमें ऑलरेडी आपका सल्फर ट्राईऑक्साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन। अगर हम यहाँ पर पैरा नाइट्रोटोल्वीन बनाना है और आपका ऑर्थो नाइट्रोटोल्वीन बनाना है, तो कैसे हम बनाएंगे? हमारे पास टोल्वीन है, बेंजीन पे CH3 लगा होता है, आपका टोल्वीन होता है। तो इसका अगर हम नाइट्रेशन कराएंगे HNO3 प्लस H2SO4, तो कम टेम्परेचर पे आपका यहाँ पर ये रिएक्शन हो जाएगी। तो आपको मिलेगा ऑर्थो नाइट्रोटोल्वीन और पैरा नाइट्रोटोल्वीन। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और पैरा प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका आता है ऑक्सीडेशन ऑफ एराइल अमीन्स। तो एराइल अमीन्स के ऑक्सीडेशन से भी आपके यहाँ पर नाइट्रोअरीन्स प्रिपेयर होते हैं। हमें यहाँ पर मिला है क्या, एराइल अमीन ArNH2। आपका ये हो सकता है एनिलीन भी हो सकता है, अगर हम बेंजीन यूज कर रहे हैं, बेंजीन के अगर हम डेरिवेटिव यूज करें तो कुछ और भी हो सकता है। तो आपके पास एराइल अमीन है, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर नाइट्रोअरीन। तो पहले उसमें किसका ऑक्सीडेशन करा रखा है, ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड से। इससे आपका यहाँ पर ऑक्सीडेशन करा रखा है। फॉर्मूला क्या है, CF3CO3H। इसे हम कहते हैं ट्राईफ्लोरो एसिटिक पर एसिटिक एसिड। तो आपको मिला है यहाँ पर नाइट्रोअरीन। दूसरे केस पे भी हमने ऑक्सीडेशन कराया, हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड यहाँ पर लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। तो आपको मिला क्या है यहाँ पर, नाइट्रोअरीन। तो ऑक्सीडेशन से भी आपके यहाँ पर प्रिपेयर होते हैं नाइट्रोअरीन्स। किसका ऑक्सीडेशन कराया हमने, एराइल अमीन्स का। तो ये दो आपकी मेन प्रिपरेशन मेथड्स है। और इसमें आपको ध्यान भी रखना है कि अगर आपका कम टेम्परेचर कब रहेगा, ज़्यादा टेम्परेचर कम रहेगा कब रहेगा। तो कम टेम्परेचर आपको कब रहेगा, जब आपके रिएक्टिव कंपाउंड्स होंगे। अनरिएक्टिव कंपाउंड्स की बात करेंगे, जैसे आपका नाइट्रोबेंजीन हो गया या आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया, तो उसमें आपका ज़्यादा टेम्परेचर यूज़ होने वाला है।
फिर आपकी कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है, 3-4 आपकी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है। पहला है कि नाइट्रोबेंजीन आर हैवियर देन वाटर, वाटर से आपके ज़्यादा हैवी रहते हैं और आपकी इनसॉल्युबल है वाटर पे, लेकिन रेडिली आपके सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे बेंजीन हो गया, इथेनॉल हो गया और ईथर हो गया, जो आपके अप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें आपके सॉल्युबल है। कौन से? नाइट्रोबेंजीन। ठीक है। इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है, ये हम बता सकते हैं इनके पोलर नेचर से। पॉजिटिव नाइट्रोजन का पोलर नेचर होता है, जिसको हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देखा था, इसमें आपका हाईली पोलर आपके रहते हैं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा रहता है। बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा रहता है और मेल्टिंग पॉइंट भी आपका ज़्यादा रहता है। तो दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट विच इज एक्सप्लेन बाय द हाईली पोलर नेचर ऑफ NO2 ग्रुप। फिर लिखा है दे आर टॉक्सिक, टॉक्सिक होते हैं एंड आर क्विकली ऑब्जॉर्ब थ्रू द स्किन। फोर्थ है जो आपके डाई और ट्राई नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं वो आपके ज़्यादातर हाईली एक्सप्लोजिव होते हैं। ये हमने पहले देखा था, जैसे आपके 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोल्वीन वो आपका हाईली एक्सप्लोजिव एक मटेरियल है, तो वैसे आपके जो डाई ट्राई नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं ये एक्सप्लोजिव होते हैं। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपके यहाँ पर लिखी है, बोला है कि नाइट्रोबेंजीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जो आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है या एसाइलेशन होता है, तो नाइट्रोबेंजीन ये रिएक्शन आपके नहीं देते। हमने यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखा था बेंजीन के केस में, फिनॉल के केस में हमने देखा था, लेकिन नाइट्रोबेंजीन आपके फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं देते। क्यों नहीं देते? सिंपल सा रीज़न है, हमें पता है कि जो आपके यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन है, तो यहाँ पर इसका ऑर्थो और पैरा पोजीशन में क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है। और जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पे जो आपका एल्काइलेशन और एसाइलेशन होता है, तो एल्काइलेशन के केस में आपका CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होता है और आपका जो एसाइलेशन केस में CH3CO पॉजिटिव होता है, एसाइलम आयन। ठीक है। तो ये दोनों अटैक कहाँ करेंगे? दोनों अटैक आपकी ये मेटा पोजीशन पे करेंगे। अब आपकी ये जो रिंग है आपकी डीएक्टिवेट हो चुकी है। किसके लिए? इलेक्ट्रोफाइल के लिए आपकी रिंग आपकी डीएक्टिवेट हो चुकी है। जो आपकी इलेक्ट्रोफाइल है आपकी रिंग यहाँ पर डीएक्टिवेट हो चुकी है। क्यों? बाय रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट। NO2 ग्रुप आपका माइनस इफेक्ट शो कर रहा है, तो बेंजीन क्या हो चुका है? इलेक्ट्रॉन पुअर हो चुका है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पुअर ये पहले से हो चुका है, ये जो आपकी इलेक्ट्रोफाइल है ये भी आपके ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पुअर है, तो ये आपका नाइट्रोबेंजीन यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं देता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी पूछ लेता है यहाँ पर डायरेक्ट एग्जामिनेशन पे, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर आता है आपका रिएक्शंस इन्वॉल्विंग NO2 ग्रुप। केमिकल रिएक्शंस हम देखने वाले हैं जिसमें आपका नाइट्रो ग्रुप इन्वॉल्व है। ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है कि जो आपका नाइट्रो ग्रुप है वो बस आपकी रिडक्शन रिएक्शन देता है और कोई आपकी रिएक्शन यहाँ पर नहीं देते, बस वो आपकी रिडक्शन रिएक्शन देता है। जितने भी आप रिएक्शन अभी आप देखोगे सब आपके यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन है, सब आप में आपका यहाँ पर रेड्यूसिंग एजेंट यूज होगा और रेड्यूस आपकी करा लेंगे नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है। और दूसरी बात क्या है, आपका जो कार्बन और नाइट्रोजन पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। जब हमने रेजोनेंस का स्ट्रक्चर देखा था इसका, तो इसमें आपको जो CN में या आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ऐसे केस में जो आपका NO2 ग्रुप को रिप्लेस करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। इतने इजीली आपके यहाँ पर NO2 ग्रुप रिप्लेस नहीं हो पाते। तो पहला जो आपके यहाँ पर रिएक्शन है NO2 ग्रुप की, वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो नाइट्रोबेंजीन हमने क्लास 12 में देखा था, नाइट्रोबेंजीन आपके एनिलीन पे यहाँ पर रेड्यूस हो जाते हैं, लेकिन इसमें एक और आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें आपके इंटरमीडिएट से फॉर्म होते हैं। देखो यहाँ से आपका नाइट्रोबेंजीन आपको यहाँ पर एनिलीन पे तो रेड्यूस हो रखा है, लेकिन बीच में आपके और भी इंपॉर्टेंट क्या बने? इंटरमीडिएट्स बन रखे। एक आपका बना है नाइट्रोसोबेंजीन, जिसका आपका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C6H5NO। ये जो C6H5 आपको दिख रहा है आपका फिनाइल ग्रुप है। यहाँ पे मैंने छोटा लिखने के लिए इसको C6H5 करके बना दिया, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, फिनाइल ग्रुप। ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन पहले एक आपका इंटरमीडिएट मिलता है नाइट्रोसोबेंजीन, इसके बाद आपको मिलता है फिनाइल हाइड्रोक्सी अमीन, फिर मिलता है आपको यहाँ पर उसके बाद एनिलीन। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर होता है। ठीक है। अब आपको यहाँ पर एनिलीन कब मिलता है, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन कब मिलता है और नाइट्रोसोबेंजीन कब मिलता है, ये आपका मीडियम पे डिपेंड करता है कि आपका एसिडिक मीडियम है, आपका बेसिक मीडियम है या आपका यहाँ पर न्यूट्रल मीडियम है। तो अगर मैं बात करूँ एसिडिक मीडियम पे, तो नाइट्रोबेंजीन का जब रिडक्शन होता है आपका टिन या आयरन की प्रेजेंस में इन HCl, तब आपको यहाँ पर एनिलीन मिलता है। ठीक है। ये जो आपको यहाँ पर तीन इंटरमीडिएट्स दिख रहे हैं, तीन प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं, नाइट्रोसोबेंजीन, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन और एनिलीन, तो ये कब कैसे मिलेंगे ये आपका मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, बेसिक में क्या होगा, न्यूट्रल में क्या होगा, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर एसिडिक मीडियम। तो ऐसे केस में नाइट्रोबेंजीन का जब रिडक्शन हो रहा है टिन और आयरन प्रेजेंस ऑफ HCl पे, तो आपको एनिलीन मिल रहा है। आप चाहो तो यहाँ पर और भी यहाँ पर कैटलिस्ट ले सकते हो, जैसे आपका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी आप यूज़ कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम, या आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो आपका एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर भी आप यूज़ कर सकते हो, या यहाँ पर अमोनियम सल्फाइड भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो डिफरेंट आप यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने यूज़ करा यहाँ पर टिन और आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है। एसिडिक मीडियम पे आपकी रिएक्शन हो रही है क्योंकि HCl हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। फिर आपका यहाँ पर क्या है? सिलेक्टिव रिडक्शन। तो सेलेक्टिव रिडक्शन में क्या होता है, अगर हमारे पास मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन है और इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ आपका अमोनियम सल्फाइड से, या मेरे पास सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो ऐसे केस में क्या होगा, बस आपका एक ही NO2 ग्रुप रिप्लेस होता है। तो एक NO2 ग्रुप आपका रिप्लेस हो गया, उसके बदले आपका NH2 ग्रुप आ गया, तो आपका क्या फॉर्म हो गया? मेटा नाइट्रो एनिलीन आपका फॉर्म हो गया। ठीक है। मेटा नाइट्रो एनिलीन, तो ये होता है आपका सिलेक्टिव रिडक्शन।
तो सेलेक्टिव रिडक्शन हमने कैसे किया, हमने यहाँ पर अमोनियम सल्फाइड यूज़ किया, या मैं यहाँ पर सोडियम हाइड्रोसल्फाइड भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसे केस में क्या हुआ, बस आपका एक ही, हमारे पास 2 NO2 ग्रुप थे, एक ही आपका NO2 ग्रुप यहाँ पर रिप्लेस होता है, उसके बदले आपका NH2 ग्रुप लग जाता है। इसे हम कहेंगे मेटा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है। अगर मैं बात करूं न्यूट्रल मीडियम की, तो नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन जब आपकी होती है जिंक के साथ, जिंक डस्ट के साथ, प्लस एक्वस अमोनियम क्लोराइड H2O प्लस NH4Cl, इसे हम कहते हैं एक्वस अमोनियम क्लोराइड। पानी में जो आपका अमोनियम क्लोराइड होता है, एक्वस अमोनियम क्लोराइड, गर्म हम कराएंगे तो आपको मिलता है यहाँ पर फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन, या आपका फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन का स्ट्रक्चर होता है। तो हमें एसिडिक मीडियम में क्या मिला, एनिलीन मिला, न्यूट्रल मीडियम में हमें क्या मिला, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है। इसके बाद आता है आपका एल्कलाइन मीडियम। बेसिक मीडियम में हमें क्या मिलता है, देखो देखो नाइट्रोबेंजीन का अगर हम अलग अलग रिएक्शन कराएंगे, अलग अलग रिडक्शन उससे कराएंगे, तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे एजोक्सीबेंजीन हो गया, एजोबेंजीन हो गया, और हाइड्रोएजोबेंजीन हो गया। तो नाइट्रोबेंजीन का जब मैंने यहाँ पर टिन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH कराया है, एल्कलाइन मीडियम पे आपकी रिएक्शन हो रही है, तो आपको एजोबेंजीन मिलता है, इसे हम कहते हैं एजो ग्रुप। ये जो आपको एन डबल बॉन्ड एन दिख रहा है, ये आपका एजो ग्रुप होता है, तो आपको यहाँ पर एजोबेंजीन मिला है। अगर यहाँ पर हम जिंक इन प्रेजेंस ऑफ NaOH कराएंगे, ये भी आपका एल्कलाइन मीडियम पे, तो क्या मिलेगा आपको, हाइड्रो एजोबेंजीन, और ये आपका एजो ग्रुप हुआ, हाइड्रो एजोबेंजीन हो गया। ठीक है। फिर देखो इसके बाद आपकी रिएक्शन अगर हम कराएंगे सोडियम मिथॉक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल, तो इसमें मिलता है आपको एजोऑक्सीबेंजीन, यह है आपका एजोऑक्सीबेंजीन। तो ये तीन चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये आपका एल्कलाइन मीडियम पे हो रहा है। तीनों जो रिएक्शन हो रही है सब आपकी एल्कलाइन मीडियम पे हो रखा है। पहला आपका सोडियम मिथॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल, तो मिला है एजोऑक्सीबेंजीन, ये आपका स्ट्रक्चर रहता है एजोऑक्सीबेंजीन का, ये आपके फिनाइल ग्रुप लगे हुए, और ये आपका एजोऑक्सी ग्रुप है। अगर आपका रिएक्शन यहाँ पर टिन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH है, तो इसमें आपका क्या बनता है, एजोबेंजीन। अगर आपका यहाँ पर रिएक्शन नाइट्रोबेंजीन का जिंक इन प्रेजेंस ऑफ NaOH हो रहा है, तो मिलेगा आपको हाइड्रोएजोबेंजीन। और यहाँ से आपके ये प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं। कैसे मिलेगा आपको एजोबेंजीन, यहाँ से अगर यहाँ पर हम सोडियम ऑक्सीब्रोमाइड से रिएक्शन करा दें तो आपको एजोबेंजीन मिल जाएगा। फिर अगर यहाँ पर हम एजोएक्सीबेंजीन को रेड्यूस करा दें आयरन के प्रेजेंस में, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर एजोबेंजीन। तो ऐसे भी आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिल सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है। ये हम बात कर रहे थे एल्कलाइन मीडियम की। एक और चीज़ लिखी है यहाँ पर, बोला है कि एनी ऑफ दिस रिडक्शन प्रोडक्ट कैन बी रेड्यूस्ड टू एनिलीन विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। कोई भी आपको जहाँ पर रिडक्शन प्रोडक्ट्स दिख रहा है, ये आपका एनिलीन पे रेड्यूस हो सकता है। एनिलीन मतलब बेंजीन में जब आपका NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा तो आपका एनिलीन है, तो ये आपका एनिलीन पे रेड्यूस हो सकता है अगर इसको हम सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल से रिएक्शन करा दे तो। अगर इनमें से हम किसी भी प्रोडक्ट को ले और इसको हम सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल करा दे, तो आपका यहाँ पर एनिलीन फॉर्म हो जाएगा। ये चीज़ आपके यहाँ पर कह रखा है। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। सेकेंड देखो, केमिकल रिएक्शन बोला कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन गिव्स पैरा अमीनो फिनॉल। अगर यहाँ पर हम एनिलीन का, अगर हम यहाँ पर क्या कराएंगे, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो आपको यहाँ पर फिनाइल हाइड्रोक्सी अमीन मिलता है पहले। उसके बाद इसकी रिएक्शन आपकी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होती है, रीअरेंजमेंट होता है, और आपको मिलता है यहाँ पर पैरा अमीनो फिनॉल। तो फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन का जब रिएक्शन होती है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, इलेक्ट्रोलिसिस में आपका पूरा होता है, रीअरेंजमेंट होगा, आपको मिलेगा कि यहाँ पर पैरा अमीनो फिनॉल, पैरा पोजीशन पे आपका अमीन यहाँ पर जुड़ जाता है, और आपका फिनॉल ग्रुप यहाँ पर है, OH ग्रुप। ठीक है। तो यह है आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। फाइनल कंपाउंड जो आपका आता है वो है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोल्वीन, जिसे हम TNT भी कहते हैं, और इंपॉर्टेंट आपका ये इंडस्ट्रियल कंपाउंड है। तो इसमें आपका कैसे यहाँ पर बनता है, हमारे पास टोल्वीन है, इसकी रिएक्शन जब हम इसका नाइट्रेशन कराते हैं HNO3 प्लस H2SO4 के प्रेजेंस में, 140 डिग्री सेल्सियस में आपका यहाँ पर टेम्परेचर रहता है। सबसे पहले आपको ऑर्थो और पैरा नाइट्रोटोल्वीन मिलते हैं, यहाँ पर मैंने ऑर्थो नाइट्रोटोल्वीन लिखा है। फिर अगेन इसकी रिएक्शन होती है हाई टेम्परेचर में, एलिवेटेड टेम्परेचर में 180 डिग्री सेल्सियस में, फिर से हम नाइट्रेशन कराएंगे, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अगेन पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ेगा। फिर हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें 6th पोजीशन पे भी क्या चाहिए, नाइट्रो ग्रुप चाहिए। तो अगेन यहाँ पर हम और हाई टेम्परेचर भी रिएक्शन कराएंगे 230 डिग्री सेल्सियस में, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर TNT, जिसे हम कहेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोल्वीन। तो ऐसे आपके यहाँ पर TNT प्रिपेयर होता है। कहाँ से प्रिपेयर हुआ, टोल्वीन से आपका प्रिपेयर हुआ। टोल्वीन का हमने नाइट्रेशन कराया, आपका ऑर्थो और पैरा नाइट्रोटोल्वीन मिला। फिर 180 डिग्री सेल्सियस में रिएक्शन हुई हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि हमें एक और NO2 ग्रुप जोड़ना था, तो आपका यहाँ पर पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप आ गया। फिर हाई टेम्परेचर में लिया, फिर से नाइट्रेशन कराया 230 डिग्री सेल्सियस, फिर आपको क्या मिल गया, TNT मिल गया। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं TNT के बारे में, लिखा है कि TNT रिमेन्स एन इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सप्लोजिव सिंस इट्स लो मेल्टिंग पॉइंट। 81 डिग्री सेल्सियस इतना कम मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण आपका TNT एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सप्लोजिव है। ओल्ड बिल्डिंग्स को माइन के उसमें आपका ये यूज़ किया जाता है, उसको एक्सप्लोड करने के लिए। फिर लिखा है व्हेन मिक्स्ड विद अमोनियम नाइट्रेट, अगर इसको अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिक्स कर दे तो आपका एक ब्लास्टिंग मटेरियल यहाँ पर फॉर्म होता है, जिसे हम एमेटॉल कहते हैं।
अगर यहाँ पर हम टीएनटी को अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिक्स करें तो आपका एक ब्लास्टिंग मटेरियल फॉर्म होता है एमेटॉल, जो आपका यूज किया जाता है फॉर ब्लास्टिंग ओल्ड बिल्डिंग्स एंड रॉक्स। फिर लिखा है टीएनटी हैज रिप्लेस नाइट्रोग्लिसरीन। पहले आपका नाइट्रोग्लिसरीन यूज किया जाता था मिलिट्री एक्सप्लोजिव के लिए, बिल्डिंग्स को, ओल्ड बिल्डिंग्स को ब्रेक करने के लिए, रॉक्स को ब्रेक करने के लिए। अब इसको आपका रिप्लेस कर दिया गया है टीएनटी से, 2,4,6 नाइट्रोटोलरेंस से इसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं टीएनटी के बारे में। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट यहाँ चैप्टर हो जाता है एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स का। बस आपका एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, खाली अभी तक जो हमने देखा है पार्ट 1 में और पार्ट 2 में इस वीडियो पे हमने एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स की बात कर रखी है, नाइट्रो अरेन्स की हमने बात कर रखी है, उसके हमने केमिकल रिएक्शन देखा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी है, फिर आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा है, कैसे वो रिएक्शन देखते हैं, आपके जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा रहता है, रिएक्टिविटी ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये सब चीज़ हमने देखी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।